सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित मुद्दों की, जो विशेषकर आईएएस प्री एग्जाम 2021 के लिए और मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ फाइल में मैंने 12th क्लास की 2 ज्योग्राफी है, मानव भूगोल, और एक है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। वहाँ से एग्रीकल्चर के 2 चैप्टर को मिला के यहाँ मैंने शानदार नोट्स बनाए। मैं आशा करता हूँ इस नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और हो सकता है आईएएस प्री में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं और मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैंने 10th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी, आप लोगों को बताया था कि 10th क्लास की एनसीईआरटी में भारत की एग्रीकल्चर के बारे में बहुत शानदार इसमें बताया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे जब ये पीडीएफ शेयर करूं तो 10th क्लास की ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है वो इस पीडीएफ में शामिल कर दूंगा, ताकि टेलीग्राम से आपको एक साथ एग्रीकल्चर के सभी मुद्दे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कि यहाँ पे ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो 12th क्लास मानव भूगोल है उसका चैप्टर 5 है, प्राथमिक क्रियाएं, और एक चैप्टर है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें है अध्याय 5 यानी भू संसाधन और कृषि। तो ये दोनों चैप्टर मिला के मैंने एग्रीकल्चर के जितने भी टॉपिक है इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, और विशेषकर जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो आप एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक है ना वो जरूर देख लेना, या आप इंडिया ईयर बुक में भी एग्रीकल्चर के टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार आजकल क्या हो रहा है, यूपीएससी में 5 से 10 क्वेश्चन, मैं ये मान रहा हूँ कि 10-12 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर का चैप्टर, बजट में एग्रीकल्चर का कोई प्रोविजन आया है वो देखना। ठीक है, आप बेसिकली मुंडाल सर के जब वीडियो देखते हो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी मतलब अच्छा से बताया जाता है, जो भी करंट हैपनिंग होती है उसमें सब बताया जाता है। तो आप कोशिश करना, जैसे मुंडाल सर के अभी मुंडाल सर के भी मुन्नाल सर की विन 21 सीरीज चल रही है ना, विन 21 आपको अनअकैडमी भी फ्री में मिल जाएंगे लेसन। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि आप ज्वाइन ग्रुप पेड कोर्स नहीं, फ्री वाले लेसन आपको देखने। तो आप यहाँ जाके एग्रीकल्चर के टॉपिक और जोड़ लेना। बाकी एनसीईआरटी में जो दिया गया है ज्योग्राफी की वो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। ठीक है, और इसके अलावा ये अपनी ऑनलाइन स्टोर का एक लिंक है, जो अक्सर मैं आपको सेंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एक तरह से। आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पीडीएफ में भी एक लिंक क्लिक हो जाएगा। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। यहाँ पे जो भी किताबें मैंने पढ़ी है ना, विशेषकर हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको जो मटेरियल चाहिए होता है ऑनलाइन, अक्सर हम 1-2 बुक मंगाते हैं कभी, या तो आप यहाँ से मंगवा सकते हो ना। कोई आपके लिए मतलब वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कभी विजिट करना चाहो तो यहाँ पे जाके विजिट करना। मैंने अच्छे खासे यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे जैसे इसमें जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं की बात करते हैं। तो उसमें दे रखा है कि मैंने यहाँ एग्रीकल्चर का लिया है, बाकी चीजें छोड़ दी है। और 6 से लेकर 11th क्लास की तो एनसीईआरटी मैंने पूरी करवा दी है। आपको पता हो तो मैंने 6 से लेकर 11th क्लास की पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दी है, और उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। और मैंने कहा था 12th क्लास की एनसीईआरटी में केवल सिलेक्टिव चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिनमें से 2 चैप्टर आज मैंने लिए, बाकी 3-4 चैप्टर और बचे हैं। तो मेरे हिसाब से 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी में आपको पूरी करवा दूंगा इसी महीने में। मतलब आपकी प्री से पहले 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे इसमें दिया गया आखेट और भोजन संग्रहण का, तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं बताता चलूंगा कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक आ सकता है कहाँ से आया है। तो जैसे सबसे पहले इसमें आखेट और भोजन संग्रह के बारे में बताया गया है। तो ये बात सही है कि प्राचीन काल में आप जानते हो कि मानव सभ्यता किस प्रकार की थी, आखेट और भोजन संग्रह पर डिपेंड थी। आज भी कई आदिम समाज है, कई मतलब ऐसे जंगली कह सकते हैं क्षेत्र है, जैसे कुछ एरिया है जहाँ पे आज भी जंगलों से मतलब सीधे सीधे क्या करते हैं, भोजन संग्रहण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे उच्च अक्षांश की बात करें, इसमें 2 प्रमुख रूप से हैं। उच्च अक्षांश में कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख रूप से उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, यहाँ पे आज भी जैसे है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे डायरेक्ट आखेट और भोजन संग्रह पर डिपेंड है। इसके अलावा निम्न अक्षांश क्षेत्र है अमेजन बेसिन, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहाँ पे देखो एक फैक्ट दिया हुआ है कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि चिकल कहते हैं, चिकल, जो कि जेपोटा वर्ग से दूध से बनता है। ऐसा फैक्ट कई बार आ जाता है, वैसे चांस कम है, यूपीएससी में ऐसे पूछते नहीं है। यूपीएससी में लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो देखो इस मैप में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपको इस मैप के प्रदेश में। जैसे निर्वन संग्रहण, यही जो जहाँ से मतलब किया जाता है,
चीज़ों को डायरेक्ट जंगल से प्राप्त किया जाता है। देखो एक तो अमेज़न बेसिन है, यहाँ पे आज भी मतलब आदिम सोसाइटी है की तरह जीवन यहाँ पे यापन किया जाता है। आप जानते हो ऊपर भी आर्कटिक जो रीजन है उसमें कौन-सी जनजाति आपको पता हो तो ट्राइबल ऐसी रहती है यहाँ पे, है ना? अफ्रीका में बहुत सारे जैसे पिग्मी एरिया है, बेसिन है जो कांगो बेसिन है, ठीक है? पिग्मी जनजाति रहती है कांगो बेसिन में। इसके अलावा कुछ रीजन यहाँ पे भी है, कुछ थोड़े-थोड़े रीजन यहाँ पे। तो आज भी मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ऐसा डायरेक्ट प्रकृति से मतलब भोजन प्राप्त किया जाता है, तो ये कुछ एरिया है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे एस्किमो जनजाति आपको पता हो तो एस्किमो, है ना? ठीक है। इसके अलावा कृषि के अंदर दूसरा पॉइंट आता है पशुचारण। पशुचारण में 2 चीज़ें आती है, एक तो चलवासी पशुचारण, एक आता है वाणिज्य पशुधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ से मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्री में बनते हैं। जैसे हम बात करें चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब क्या होता है? जैसे ऋतु प्रवास के अनुसार पशुपालन होता है इसमें। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे ये हमारा हिमालय है, ठीक है? हिमालय। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, बूटिया आदि ऐसे मतलब जनजाति हैं, जो कि चलवासी पशुचारण के बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे अक्सर होता क्या है, जब यहाँ पे बर्फबारी होने लगती है या सर्द सर्द ऋतु आने लगती है या सर्दी आने लगती है, तब यहाँ पे बर्फ जमने लगती है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी चलवासी पशुचारक होते हैं, ये नीचे घाटियों में आ जाते हैं, ठीक है? नीचे की ओर आ जाते हैं और जैसे ही मतलब ग्रीष्म ऋतु आती है, बर्फ पिघल जाती है, तो यहाँ पे घास उगाती है। आपको पता हो अल्पाइन घास, ऐसे काफ़ी मतलब घास के मैदान होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये वापस पशुचारण कैसा होता है, ये वापस अपने भेड़ों को, बकरियों को लेके ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये चलवासी पशुचारण का एक बढ़िया एग्जाम्पल हमारे हिमालय में भी है। बाकी तो बहुत सारे देशों में से एग्जाम्पल आज भी मिलते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में कमी आई है। आप जानते हो कि अब राजनीतिक सीमाएँ या देशों की जो बाउंड्री है वो एकदम फिक्स हो गई है, उसमें भी काफ़ी समस्या रहती है। ऐसी बात है नहीं कि अब पॉसिबल हो पाता है, ऐसा नहीं हो पाता। इसमें भी हम देखेंगे क्या कारण है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं, ठीक है। और अन्य एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे? उत्तरी अफ्रीका से लेकर अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ ये मंगोलिया, मध्य चीन, यूरेशिया टुंड्रा प्रदेश है, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका है, मेडागास्कर में से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर मैंने अभी आपको बता दिया कि गुजर बकरवाल मिलते हैं। राजस्थान में भी ऐसे एग्जाम्पल, हमारे राजस्थान में भी है ना, पश्चिमी राजस्थान से पशुपालक या पश्चिमी गुजरात से पशुपालक जो होते हैं अपनी भेड़ों को या ऊँटों को लेके पूर्वी राजस्थान की ओर आने लगते हैं, जब उनके पास पानी और घास की कमी होने लगती है। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है, मानसून अच्छी वर्षा कराता है, दक्षिण-पश्चिम मानसून, तो वापस ये क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये भी एक जो चलवासी पशुचारण है या पशुपालक है, उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे जैसे इसमें दे भी रखा है कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं? एग्जाम्पल देके इसमें देखो अच्छे से समझाया, आप यहाँ पे देखना, ठीक है? चलवासी पशुचारण के एग्जाम्पल ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़े एग्जाम्पल तो ये क्षेत्र रीजन देखो आप, है ना? सबसे बड़ा रीजन है ये, चलवासी पुराने समय से है ये रीजन, ठीक है? यहाँ पे देखना आप। और इसके अलावा राजस्थान में यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान या मतलब गुजरात इस यहाँ पे भी दिखाया गया है। हिमालय के अंदर बिल्कुल सही बात है, हिमालय में भी है। अन्य क्षेत्र कहाँ पे? अन्य क्षेत्रों में भी है कि आज भी मतलब ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि हम बात करें आजकल चलवासी पशुचारण का सही बात है कि प्रचलन अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, वाणिज्यिक प पशुधन पालन है या एक तरह से हम जानते हैं कमर्शियल जो पशुओं का जो पालन-पोषण होता है वो होने लगा है। क्योंकि आधुनिक तकनीक पर आधारित है, बहुत मतलब बड़े-बड़े फार्म बना लेते हैं, उसमें काफ़ी निवेश किया जाता है। पश्चिमी संस्कृति से ये प्रभावित है, इसपे निर्यात पे फोकस किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, निर्यात के लिए ज़्यादातर फार्म बनाए जाते हैं। पशु उत्पादन इसमें काफ़ी रहता है कि मतलब काफ़ी प्रोडक्शन जब इसमें निवेश किया जाता है, प्रबंधन अच्छा होता है, तो उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र आपको न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए में देखने को मिलेंगे। विशेषकर जहाँ पे मतलब शीतोष्ण घास के मैदान हैं, वहाँ पर ऐसे आपको बड़े-बड़े चारागाह क्षेत्र और बड़े-बड़े कृषि फार्म आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अच्छे से वाणिज्यिक पशुपालन होता है। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट भी था रह गया था कि क्या कारण है कि आजकल चलवासी पशुचारण का ये ट्रेंड कम हो रहा है? तो इसमें एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है। इसके अलावा भी अलग-अलग देशों के अंदर क्या हो गया है, नई-नई बस्तियों का बसावट हो गई है ऐसे, है ना? योजना फिक्स हो गया है, तो उस समय भी ये होता है कि यार जो भी पहले आदिम कबीले थे, वो आजकल उतना पशुचारण या चलवासी पशुचारण करते नहीं है, ठीक है? इसके अलावा वाणिज्यिक पशुधन के यदि हमें एग्जाम्पल अभी देखने हो तो देखो बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो अच्छा खासा इसमें होता ही है। इसके अलावा देखो अर्जेंटीना में भी होता है, ब्राज़ील में भी है, पेरी घास के उत्तरी अमेरिका में, यहाँ स्टेपी वाले रीजन्स हैं। वेल्स तो सरो यहाँ पे नीचे रह गया, लेकिन अफ्रीका वाले रीजन है। ठीक है, यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन आज भी बहुत अच्छे से हो रहा है और ये धीरे-धीरे आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल में सब कुछ शामिल कर दिया है। आप चाहो तो इनको जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हो आईएएस प्री 21 के दृष्टिकोण से, आपको बहुत सही रहेगा आपके लिए। इसके अलावा यदि आगे हम कृषि की बात करें, तो जैसे सबसे पहले कृषि के अंदर बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि यार
अपने मतलब स्वयं के भरण पोषण हेतु ज़्यादा कृषि की जाती है। इसमें भी 2 प्रकार की निर्वाह कृषि होती है, ठीक है? एक है आदिम निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि होती है। आदिम निर्वाह कृषि से क्या मतलब है? जैसे स्थानांतरित कृषि इसमें शामिल किया जाता है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसा होता है। और अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका, भारत के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ऐसी कृषि होती है। इसको दहन क्या बोलते हैं? दहन और कर्तन, दहन व कर्तन मतलब उस बर्न एंड स्लेश। इसमें क्या करते हैं, एक बार 2-3 साल के लिए किसी जंगल को जला के वहाँ पे राख कर लेते हैं और उसमें कृषि करते हैं, बाद में 2-3 साल बाद में शिफ्टिंग हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि अलग-अलग रीजन में अलग-अलग क्या नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत में ज़ूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लादांग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन प्री में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा गहन निर्वाह कृषि की यदि बात करें तो इसमें ये होता है कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ऐसी कृषि की जाएगी जिससे जनसंख्या का अच्छे से भरण-पोषण किया जा सके। जैसे विशेषकर मानसून एशिया, आप जानते हो भारत, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशिया में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है और यहाँ पे ऐसी कृषि की जाती है जिसमें 2 प्रकार की है। एक चावल प्रधान कृषि है और एक चावल रहित जिसमें गेहूँ की प्रधानता ज़्यादा रहती है। जैसे इसमें क्या होता है, विशेषकर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, जोत का आकार छोटा होता है, जैसे अपन देख सकते हैं अपने गंगा के मैदान में देख सकते हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या अधिक है, जोत का आकार छोटा है, तो ऐसे यहाँ पे आपको चावल प्रधान कृषि देखने को मिलेगी। इसके अलावा श्रम मुख्य रूप से पारिवारिक होता है, ठीक है, इसमें छुपी बेरोजगारी वगैरह आदि देखने को मिलती है। यंत्रों का प्रयोग कम होता है, बैल वगैरह आदि का ट्रेडिशनल तरीके से कृषि करते हैं और कृषि उत्पादन भी इसमें कम होता है। इसके अलावा इसमें दूसरे वाले में देखें तो गेहूँ, सोयाबीन जो होता है, इसमें उत्तरी चीन, मंचूरिया और भारत में ऐसी कृषि देखने को मिलती है। ठीक है। ये देखो गहन जो निर्वाह कृषि होती है, इसमें आपको ज़्यादातर आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। ये रीजन देखो आप, चावल प्रधान और गैर चावल प्रधान जिसमें गेहूँ की प्रधानता होती है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें दे भी रखा है कि आदर चावल प्रमुख फसल है और जहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी कम होने लगती है, 100 सेंटीमीटर से कम होने लगती है, वहाँ पर गेहूँ, जौ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस के एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक वर्ल्ड का डायग्राम जरूर बनाना। मैंने आपको कितनी बार बनाना सिखाया है, ठीक है? वर्ल्ड का डायग्राम, विश्व का जो मैप है, मैंने बनाना सिखाया है। देखो यहाँ पे हम जल्दी से मैप बनाए तो कितनी जल्दी बना सकते हैं। देखो यदि मुझे एग्जाम में ऐसे मैप बनाने हो तो मैं बहुत फास्ट बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये बनाया, ऐसे करके आराम से बना सकते हैं। अफ्रीका वाला बनाया, यहाँ पे यूरोप का भी ऐसे करके, यहाँ पे इंडिया वाला बना के ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं भी विश्व का जो मैप बनाता हूँ बहुत फास्ट बनाता हूँ, क्योंकि मेंस के एग्जाम में इतने हमें भारत के, इंडिया के और विश्व के मैप चाहिए जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है। एक इसमें आदिम आदिम जो आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र है वो दिखाए गए हैं, कहाँ-कहाँ पे अभी भी है। मतलब सही बात है कि जैसे अभी भी क्या होगा, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे अभी भी परंपरागत या आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है। इसके अलावा रोपण कृषि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोपण कृषि क्या है, और रोपण कृषि के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो मैंने एनसीईआरटी से ये लिया है कि चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास आदि रोपण कृषि में आते हैं। ठीक है। मुझे कपास का थोड़ा डाउट था, लेकिन ये एनसीईआरटी में जब लिखा है तो अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से मैंने ये लाइनें ली है। ठीक है, बाकी इनमें तो कन्फर्म है, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, केले, अनानास, इसमें तो है। कपास का थोड़ा डाउट था, लेकिन चलो इसमें लिखा है तो मानेंगे इसको। ठीक है। तो यूरोपीय उपनिवेश के द्वारा ये कृषि ज़्यादा प्रचलन में लाई गई थी। इनमें ये क्या होता है, विस्तृत आकार में ये कृषि होती है, अधिक पूंजी निवेश इसमें चाहिए, उच्च प्रबंधन होता है, तकनीकी अच्छी होती है, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इसमें कृषि की जाती है। एक फसली ज़्यादा होती है। आप जैसे भारत में देखोगे ना, भारत में अंग्रेज़ों ने जहाँ पे चाय के बागान बसाए हैं, ठीक है, एक फसली वहाँ पे बनाया है। कई जगह गन्ना, कई जगह रबड़ और केले की फसल उन्होंने कृषि की है। जैसे इसमें सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, विकसित यातायात व्यवस्था चाहिए। ठीक है। जैसे फ्रांसीसियों या फ्रांस वासियों ने क्या किया था, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश भारत, श्रीलंका में चाय को बढ़ावा दिया, मलेशिया में रबड़ को बढ़ावा दिया, पश्चिमी द्वीप यानी वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले के बाग लगाए। यहाँ से आपको पता है कि भारत से भी काफ़ी श्रमिक यहाँ से वेस्ट इंडीज चले गए थे उस टाइम, या उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया था। ठीक है। स्पेन और यूएसए में भी, मतलब स्पेन और यूएसए के द्वारा भी फिलीपाइंस में क्या किया गया था, नारियल और गन्ना की रोपण कृषि को बढ़ावा दिया था। इसी प्रकार विस्तृत वाणिज्य कृषि भी एक बहुत बड़ी आजकल कॉन्सेप्ट चल रही है। विशेषकर ये कृषि तो उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पे बड़े एकदम फार्म हो ना। कहाँ पे बड़े मैदान आपको मिलेंगे, कहाँ पे बड़े खेत के जोत का आकार मिलेगा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या कम है। विशेषकर आप जानते हो कि शीतोष्ण घास के मैदान जो है, इनको मतलब बहुत ही बड़ा वाइड एरिया मिल जाता है कृषि के लिए। तो ये मध्य अक्षांश में
आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश हैं। यहाँ पे वर्षा तो उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सिंचाई व्यवस्था सब करके अपनी व्यवस्था रखते हैं। मुख्य फसलें यहाँ पे गेहूँ होती है, ठीक है, धान गेहूँ होगी यहाँ पे, गेहूँ का जिसको कटोरा भी बोला जाता है इन घास के मैदानों को। अन्य मक्का, जौ, राई होती है। कृषि जोत का आकार मक्का इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने 2 चीज़ पढ़ी है, मतलब जहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान है, जितने भी शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होगी, दूसरा पशुपालन होगा। तो अनाज कृषि में गेहूँ का उत्पादन करेंगे, गेहूँ से फिर आटा बनाएँगे, फिर बेकरी उद्योग इससे जुड़ा होगा। मक्के से आप जानते हो, मक्के से सूअर पालन होता है ना? तो दोनों चीज़ें हैं, पशुपालन और यहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि दोनों एक साथ चलती रहती है। दोनों एक-दूसरे के आप जानते हो वैसे भी है ना, जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हो जो अपनी गेहूँ का या जो अनाज होता है, मक्का होता है, वो पशुओं के लिए चारा बनता है ना? एक कॉन्सेप्ट ऐसे जुड़ जाती है आपस में। तो कृषि जोत का आकार बड़ा होगा, मशीनीकरण यहाँ पे ज़्यादा होगा। कौन से क्षेत्र है? यूरेशिया में स्टेपीज आप जानते हो घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका में पेरीज है, अर्जेंटीना पंपास, वेल्स, डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ठीक है। ये घास के जहाँ मैदान है वहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन भी होगा और वाणिज्यिक कृषि भी होगी, याद रखना इस बात को आप। तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ पे होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेरी हो गया, स्टेपीज हो गया, वेल्ड हो गया, यहाँ पे डाउन्स और कैटनबरी हो गया, और पंपास हो गया, ठीक है। तो ये रीजन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिश्रित कृषि आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है कि मिश्रित कृषि में पशुपालन भी होता है, इसके अलावा अलग-अलग टाइप की इसमें कृषि भी की जाती है। एक ये भी होता है कि जब आप मिश्रित कृषि करते हो तो जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएँ होती है उससे आप मुकाबला कर सकते हो। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट बढ़ रही है, ठीक है। विकसित प्रदेशों में ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रही है आजकल, तो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, वर्टिकल एग्रीकल्चर सब इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये विकसित प्रदेशों में ज़्यादा या इसको अधिक विकसित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया है, दक्षिण महाद्वीपों का समशीतोष्ण अक्षांश क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी फसलें होती हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ-साथ होता है। इसके अलावा तकनीक और आधुनिक आगतों का इसमें प्रयोग होता है, अधिक पूंजी इसमें व्यय होता है। तो ये मिश्रित कृषि कहाँ-कहाँ होती है, आप विकसित क्षेत्रों में देख सकते हो, अमेरिका में, यूरोप का ये रीजन बहुत बड़ा रीजन है, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। इसके अलावा डेयरी कृषि कहाँ पे की जाती है? डेयरी कृषि पूंजी की इसमें अधिक इसमें आवश्यकता होती है, निवेश चाहिए, गहन श्रम होती है काफ़ी, क्योंकि आप जानते हो पशुओं को देखभाल करने के लिए, चराने के लिए सब क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नगरीय औद्योगीकरण केंद्रों के समीप होंगे, क्योंकि यार जो डेयरी प्रोडक्ट होगा वो कहाँ से, मतलब आप जानते हो फिर उसका परिवहन लागत बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश की जाती है कि जितने भी डेयरी फार्म होती है बड़े शहरों के आसपास ही कहीं स्थापित किया जाए, ठीक है। तो ये इसके रीजन है। और क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मैं जब सीडीएस और सीपीएफ के आपके क्वेश्चन बना रहा था ना, या एनडीए के क्वेश्चन बना रहा था, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो डेयरी कृषि के क्षेत्र आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छे, मतलब कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो देखो यार ये रीजन है यहाँ पे, यूरोप वाला जो रीजन है, ठीक है। यहाँ पे अ, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, जिसमें कनाडा और यूएस से क्षेत्र आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आ जाता है, अर्जेंटीना में भी आता है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में भी आता है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय कृषि बहुत इंपॉर्टेंट कृषि है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भूमध्य सागरीय कृषि में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे रसीले फलों की कृषि होती है। जब हमने पढ़ा था भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने, अंगूर, संतरा, जैतून की कृषि होती है। भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र है दक्षिणी, आपको यदि भूमध्य सागरीय जो जलवायु उसके क्षेत्र याद है ना, तो भूमध्य सागरीय सागरीय कृषि भी आप कर लोगे। इसमें वो दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी भाग है, ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ठीक है। यदि आपको ये भूमध्य सागरीय कृषि मैप पर दर्शानी हो तो कैसे दर्शाओगे? देखो ये आप क्या करोगे बढ़िया से, ये क्वेश्चन आ जाए मेंस के अंदर, पीसीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाओगे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बन गया ना, चलो दोबारा बनाते हैं। देखो मेंस के एग्जाम में मैं बहुत फास्ट बनाता हूँ, जब पेन हाथ में होता है ना, कॉपी पेन होता है, तो बहुत फास्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इस पेंसिल से थोड़ा डिजिटल बनाना तो उतना आसान नहीं रहता, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो अभी हमें क्या दर्शाना है इसमें, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र या भूमध्य सागरीय जलवायु दोनों के एक रीजन होंगे। तो हम दर्शाएं तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखो इस रीजन में, यहाँ इस रीजन में होगा, यहाँ पे कैलिफोर्निया वाले रीजन में होगा, यहाँ पे दक्षिण चिली होगा, दक्षिणी अफ्रीका होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ये भूमध्य सागरीय रीजन है जहाँ पे ऐसी कृषि की जाती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जैसी जलवायु है ना, इसमें क्या विशेषता होती है आपको पता हो तो बताओ, कमेंट करके बताना, या तो या मैं बताता हूँ आपको। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पे सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में शीतकालीन 100 सेंटीमीटर वर्षा है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन यहाँ पे शुष्कता है,
ग्रीष्मकालीन छू सकता है। क्यों? क्योंकि पछुआ पवन जो है ना, उस पर डिपेंड करती है पछुआ पवन, और पछुआ पवन का ताप कटिबंध और दाब कटिबंध बदलाव होता रहता है। इस कारण क्या होता है, इसमें सर्दियों में ही वर्षा होती है। ये मैंने पढ़ाया था आपको पहले, तो दोबारा यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, बस इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बाजार कृषि, ये क्वेश्चन, हाँ इस बार ये जो क्वेश्चन है बाजार कृषि वाला, इस बार जो मैं पेपर देख रहा था सीडीएस, शायद सीडीएस एग्जाम में एजीटी जैसे उठाया, तब लगता है कि यार यूपीएससी पूरे पेपर सेट करता है कहाँ से, एनसीईआरटी से। मतलब एमसीक्यू प्री में जो एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन, ये एजीटी उसमें क्या 3-4 स्टेटमेंट उठाए थे, यहाँ से 3-4 स्टेटमेंट उठा के ऐसे ऐसे वहाँ पे रख दिया था। ठीक है, तो बाजार कृषि में हम देखेंगे, इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, या गार्डनिंग जो गार्डनिंग एग्रीकल्चर होता है वो भी बोलते हैं। मुख्य तौर पर फल फूल सब्जियाँ जो होती हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा आती है। तो ये क्या होता है, अधिक मांग और अधिक मुद्रा मिलने वाले फसलें हैं, इसमें सब्जियां फल पुष्प आदि लगाए जाते हैं। मांग क्या, नगरीय क्षेत्र में अक्सर इसकी मांग रहती है। तो जो जोत, इसमें कृषि जोत का आकार भी छोटा था, क्योंकि जो फार्म जो बनेंगे उसके आसपास ही बनेंगे, नगरों के आसपास, या दूर क्षेत्र में भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से क्या होगा फिर ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है, तो उसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, प्रशीतन वाले जो ट्रक होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये भी देखा गया है कि आजकल है ना, बड़े फार्म की आवश्यकता वैसी भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो एग्रीकल्चर हो रहा है ना, जैसे मैं खुद एक कृषक परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि आजकल बहुत सारा बदलाव आ रहा है। आजकल एक तो वर्टिकल फार्मिंग हो रही है। वर्टिकल फार्मिंग आप जानते हो? वर्टिकल फार्मिंग में ये होता है कि मतलब जो भी फसलें ऐसी उगाई जाती है जो बेल वाली होती है, जिसको ऊपर ऊपर की ओर हम उगा सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग होती है। ये आजकल मल्चिंग के माध्यम से कृषि करते हैं। ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, मल्चिंग वाले ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्चिंग का मतलब क्या होता है? जैसे नेचुरल मल्चिंग तो पत्तियों के द्वारा होती है। जैसे ये आपने पेड़ पौधे लगाए, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे लगाए, तो नेचुरल तो हम आप पत्तियां या घास डाल सकते हो। आजकल क्या होता है, पॉलीथीन बिछाई जाती है। पॉलीथीन पे ये होता है कि इसमें जैसे मल्चिंग ऐसी बिछाई जाती है, आपको थोड़ा बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन आते हैं आजकल, क्योंकि उसमें पानी की बचत भी होती है, वाष्पीकरण भी नहीं होता, खरपतवार भी नहीं होती है, बहुत सारे अच्छे इसके फायदे मिलते हैं। जैसे मल्चिंग करना हो तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले ऐसे एक मल्च बनाया जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक इसमें बिछाया जाएगा, प्लास्टिक के ऊपर पॉलीथीन बिछा दिया, और उसमें छेद निकाले जाते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, पहले इसमें अंडर अंडर इसके प्लास्टिक के नीचे क्या होती है, ड्रिप सिंचाई के लिए पाइपलाइन डाली जाती है। फिर इस पे प्लास्टिक बिछाई जाती है, प्लास्टिक को छेद निकाले जाते हैं, उसमें बीज लगाए जाते हैं, और फिर वो पेड़ पौधे उगते हैं। तो इसका कितना फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा होता है तो पानी की इसमें 70% की खपत घट जाती है। मतलब कहने का क्या मतलब है, पानी अपने को जितना पहले यूज़ में ले रहे थे, अब उसका 30% ही लगने वाला है। तो कितना फ़ायदा है? 70% अपने को पानी का लाभ है, तो बहुत ही कम पानी में आप ज़्यादा फसलें ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, खरपतवार। खरपतवार में आपको कितने मतलब श्रम लगाने पड़ता है, कितने मजदूर लगाने पड़ते हैं, कितना खर्चा आएगा आपका, और फसलें भी अच्छी नहीं होती खरपतवार ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा फायदा है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आईएएस प्री में आ रहे हैं, मल्चिंग वाले रहे। मल्चिंग क्या होता है, शुष्क एग्रीकल्चर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी। तो इसमें ये से मतलब स्टेटमेंट है, मांग नगरीय ज़्यादा रहती है, औद्योगिकरण क्षेत्रों के आसपास मांग ज़्यादा रहती है, कृषि जोत का आकार छोटा होता है, खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों से उच्च आय जो वर्ग उपभोक्ता उनसे जुड़े रहते हैं। इसमें गहन श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पूंजी चाहिए। इसमें सिंचाई उर्वरक आधुनिक आगत, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आजकल एग्रीकल्चर में काम ली जा रही है, ड्रोन से, तो आजकल आप जानते हो इनमें ड्रोन से क्या होती है, ड्रोन से भी सिंचाई हो सकती है, ड्रोन से पेस्टिसाइड आदि का छिड़काव करते रहते हैं। निगरानी भी होती है, मतलब आजकल ऐसा होता है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि निगरानी करते हैं फसलों की, कि उनको मतलब एक तरह से बड़े अच्छे रोबोट या अच्छे कंप्यूटर के माध्यम से पता लग जाता है कि कौन सी इसमें बीमारी लगी हुई है, कितना पानी चाहिए, कौन सा इसमें खरपतवार वहाँ से हटाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई है आजकल। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे, यही स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों के आसपास वाले रीजन होते हैं, जनसंख्या का जहाँ से केंद्रण ज़्यादा होता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया था, नीदरलैंड बागवानी फसल के जहाँ जहाँ पे ट्यूलिप की कृषि की जाती है। हमारे यहाँ कश्मीर में भी ट्यूलिप के होते हैं ना, इनको निर्यात किया जाता है यूरोप में। ठीक है, इसको कारखाना कृषि भी बोलते हैं, जिसमें पशुपालन भी किया जाता है। इनके पशुपालन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ये पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका औद्योगिक प्रदेश में ऐसी फसलें होती हैं। इसके अलावा यदि इसमें दूसरा चैप्टर मैंने शामिल किया है, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी में भारत की जो एनसीईआरटी है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें कृषि वाला चैप्टर है, वो इसमें मैंने शामिल किया है। तो सबसे पहले इसमें भूमि उपयोग का क्या तात्पर्य है, कि किसी देश के अंदर जो पूरा भूभाग है, वो किस किस अलग अलग क्षेत्र में आता है। जैसे वन का कितना परसेंट है, जैसे भारत में 22% भूभाग पर वन होता है। शुद्ध बोया क्षेत्र लगभग अपने कितना 51-52% है। बाकी अन्य क्षेत्र है, गैर कृषि कार्य है, बंजर है, स्थायी चारागाह है, कई प्रकार के बांटा गया है। तो यदि भारत में कृषि की हम बात करें, तो प्रमुख रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हर बार, कि कौन सी फसलें रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है।
ठीक है। और मेरे साथ एक अच्छी चीज़ होती है कि मैं खुद एक कृषि परिवार से आता हूँ, तो यहाँ से जो 5 से 10 क्वेश्चन कृषि वाले आते हैं ना, तो इसमें मैं एकदम सहज महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने। क्योंकि यार फ़र्क पड़ता है इसका। एक तो मतलब एक शहरी वर्ग का व्यक्ति होता है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति होता है, विशेषकर कृषक परिवार से होता है, तो वो क्वेश्चन वो रोज़ देखता है उनको। जैसे मैं भी खेत में रहता हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो इनसे रोज़ पाला पड़ता है ऐसी चीज़ों की। एकदम प्रैक्टिकल अनुभव ये चीज़ें है ना, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाया भी था एक बार, रबी की पसंद जो मेरे खेत में थी एक बार, उसमें मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था। आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, रबी की फसलों का मैंने पूरा प्रैक्टिकल बताया था। ठीक है, खरीफ वाला तो अभी बनाया नहीं है, कभी बनाएंगे मौका मिलेगा तो। ठीक है, तो भारत के अंदर ये याद रखना, 3 प्रमुख रूप से क्या है, कृषि ऋतु है। कृषि ऋतु कौन सी है? खरीफ, रबी और जायद। इनका टाइमिंग क्या है? जून से सितंबर। जून से सितंबर आप ये मानो, दक्षिण पश्चिम मानसून अभी चल रहा है, अभी सितंबर भी चल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर डिपेंड है खरीफ की फसलें, यानी वर्षा पर डिपेंड है ये फसलें। दूसरा रबी, रबी मतलब अक्टूबर से मार्च में होगा, और ये सिंचित वाला एरिया होगा। और इस समय हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा होती है, और दक्षिण पूर्वी जो मानसून आता है, उत्तरी पूर्वी मानसून आता है, सॉरी, उत्तरी पूर्वी मानसून आता है, उससे तमिलनाडु की तट पर वर्षा होती है। इसके अलावा जायद फसलें, इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र है, जैसे आप मानना यहाँ पे जो या क्या हो गया, जून से सितंबर हो गया खरीफ, फिर अक्टूबर से मार्च, मार्च के बाद में जो महीना आता है ना, उस समय जैसे रबी की फसलें काट ली जाती है, तो उसमें आपने ये देखे हो ना, मत्तरे, तरबूज, ककड़ी, खीरा वो इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे खरीफ की फसलों की बात करें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इसमें खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। हर बार एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। ठीक है, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तुर, ये क्या है, खरीफ की फसलें हैं। और दक्षिण जैसे मतलब क्या होता है, उत्तरी भारत में, हाँ, उत्तरी भारत में खरीफ की फसलें ये है, चावल, कपास, बाजरा, मक्का। और दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। और रबी की फसलों में बात करें, गेहूं, चना, तोरई, मतलब यहाँ पे दोनों आप देख सकते हो। सारणी को पढ़ लेना आराम से, आपका मामला बन जाएगा। ठीक है। और जायद की फसलों में मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ भी खूब होती है, मतलब मार्च के बाद में जब ग्रीष्म ऋतु आने लगती है, उसमें ककड़ी, तरबूज, खीरा, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, सभी जगह होता है। ठीक है, तो कृषि के प्रकार में सबसे पहले खाद्यान्न कृषि को देखने वाले हैं हम। तो भारत में कुल बोए के क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग खाद्यान्न कृषि के अंदर आता है। इसमें अनाज प्रमुख रूप से है, जैसे 54% भाग पर इसमें क्या होता है, अनाज होता है। सबसे प्रमुख इसमें फसल है चावल। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न या खाद्य जो फसल है वो है चावल, सर्वाधिक है। गेहूं मत कर देना, इसमें चावल करना है। ठीक है, सब सर्वाधिक क्षेत्र में भी है, उत्पादन में भी है। ठीक है, तो उष्ण जो ये फसल क्या है, उष्ण आर्द्र कटिबंध फसल है। और पूर्वी भारत में आर्द्र क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी हरित क्रांति के प्रदेश है, दक्षिण राज्य पश्चिम बंगाल आदि तटीय क्षेत्र में इसकी होती है। ये क्वेश्चन इस बार आया था, ये क्वेश्चन इस बार इन एक सीपीएफ सीडीएस वाले एग्जाम आया था, और यूपीसी में पहले शायद आ चुका है। तो ओ समन बोरो किससे जुड़ा है, ये चावल से जुड़ी है। ओ समन बोरो किससे जुड़ा है, चावल से जुड़ा हुआ है। आ सकता है यार, याद रखो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में मतलब चावल की 3 फसलें होती हैं, ओ समन बोरो। और वैसे ना चावल प्रमुख रूप से तो खरीफ की फसल है, लेकिन बहुत जगह ना आपने ये देख लिया होगा कि ये इस प्रकार जब एक साल में 3 हो रही तो रबी की भी है इसका मतलब। लेकिन क्वेश्चन यदि आए तो डाउट मत करना, वो खरीफ की फसल ही है। ठीक है, क्योंकि वर्षा पर ही आधारित है ये। तो हिमालय व उत्तरी पश्चिम भाग में चावल क्या है, खरीफ की फसल है, यहाँ पे देखो। ठीक है, भारत विश्व का 22% से अधिक चावल उत्पादन करता है, चीन के बाद सेकंड स्थान है। ऐसे स्टेटमेंट भी आजकल आने लगे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आने लगे हैं। ठीक है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो पंजाब और हरियाणा में इसमें क्या है, तमिलनाडु और केरल में सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में आप इस मैप में देखो चावल कहाँ-कहाँ होता है, वैसे आपको आइडिया लग ही जाता है। मैंने एक वर्षा का मैप आपको पढ़ाया था, तो यदि आपको वर्षा का मैप याद है तो चावल भी याद है। क्योंकि जहाँ पे ना जब 100 या 150 प्लस सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो वहाँ क्या होगा, चावल ही होगा। एग्जाम्पल, चावल यहाँ होगा। ठीक है, और इस रीजन में भी होगा। 100 सेंटीमीटर रेखा ये है, तो इससे प्लस में चावल ही होगा, इस रीजन में चावल होगा। यहाँ पे भी यहाँ पे चावल होगा। लेकिन देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने एक चीज़ बताई कि 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को याद रखना, आपकी बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। आपकी वनस्पति उसमें हो जाएगी, आपकी मिट्टी वाला भी ठीक ठाक हो जाता है, आपका कृषि भी इसमें हो जाता है। जैसे हमने क्या देखा था, एक बार देखना, एक बार 100 सेंटीमीटर रेखा में दर्शा रहा हूँ, ये 100 सेंटीमीटर रेखा है। ठीक है, और यहाँ से 100 सेंटीमीटर रेखा है। ठीक है, थोड़ा सा और सही बना लेते हैं एक बार। ये 100 सेंटीमीटर रेखा को दर्शाता है। ठीक है, कि भाई 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। तो इसके इस तरफ जाओगे ना, प्लस करना कि यहाँ पे 100, 120, 150 और यहाँ 200 से 400 भी होती है। और इस तरफ आओगे तो यहाँ पे 80, 70, 60, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी इधर आओगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस होगा।
इस तरफ माइनस होगा, बीच वाले एरिया में 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये वर्षा वाला मैप है। तो जहाँ पे मतलब प्लस हो रहा है, 100 से ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे चावल की कृषि होगी, यहाँ पे चावल होगा। और जैसे ही 100 से कम होने लगा तो गेहूँ वाला क्षेत्र आगे नहीं लग गया, यहाँ पे गेहूँ चावल कम ही होगा। लेकिन जैसे इस रीजन में वर्षा वाला तो नहीं दिखाया है, लेकिन इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे हरित क्रांति प्रदेश है ये। हरित क्रांति प्रदेश में चावल का अच्छा प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चावल का ये मैप देखना, थोड़ा सा ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस करा करो, कोई भी क्वेश्चन आए कभी आपकी रेंज से बाहर ही नहीं जाएगा, बहुत आसान होता है। इसी प्रकार ये गेहूं का क्षेत्र है, तो गेहूं की अभी मैंने बात की, इधर प्लस कर देना है। कहाँ पे प्लस कर देना है? 100 सेंटीमीटर वाले में तो चावल होगा, और उससे नीचे आएंगे तो क्या होगा? गेहूं होगा। समझ रहे हो आप इस बात को? ठीक है, ये गेहूं का क्षेत्र है। तो ये भी देखना भारत में कहाँ, विशेषकर तो यार ये उत्तरी भारत में ही होता है। और गेहूं रबी है खरीफ है? गेहूं रबी की फसल है, याद रखना इसको। रबी सर्दियों में होती है, अक्टूबर में, लगभग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। हमारे यहाँ गेहूं बहुत होता है, राजस्थान में गेहूं होता है, चावल तो होता नहीं। चावल राजस्थान के कुछ उत्तरी गंगानगर और हनुमानगढ़ और कोटा, जहाँ पे नहरी सिंचाई व्यवस्था है, वहाँ पे चावल होता है। बाकी तो रीजन में मतलब गेहूं को ही खाद्य फसलों के रूप में बोया जाता है। चलो ठीक है, तो इसमें डिटेल देख लेते हैं। वैसे इसमें समझाने लायक कुछ नहीं था, आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें है गेहूं क्या है, भारत में चावल के बाद दूसरी प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का लगभग 13% गेहूं उत्पादन करता है, और शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, और ये भारत में उत्तरी भारत, गंगा के मैदान, मालवा पठार, ये सिंचाई सुविधा भी कहीं कहीं इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि रबी की फसलों में वैसे भी सिंचाई करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ नहरें तो है नहीं, तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? जो नलकूप होता है या कुआ कुआ जो होता है, उससे जो फुहारे सिंचाई करते हैं वही होता है। और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 5 साल के अंदर फुहारा सिंचाई भी बंद हो जाएगी, बूंद बूंद सिंचाई पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल बोए गए क्षेत्र का 14% भाग पर गेहूं होता है। प्रमुख राज्य यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होता है। ज्वार किसकी फसल है? ज्वार खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ याद रखना, प्रमुख रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन कई जगह रबी में आती है। तो ये खरीफ की फसल है, मोटे अनाज में आता है। दक्षिण व मध्य भारत, शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र में ये होता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ज्वार होता है, याद रखना, सर्वाधिक ज्वार कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। अन्य फसलों, अन्य क्षेत्र कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दक्षिण राज्य में खरीफ और रबी की दोनों है, याद रखना। ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो सही मानना इसको। और वैसे उत्तरी राज्यों में खरीफ की फसल है। ठीक है, बाजरा हमारे यहाँ इस समय जो है, आप याद रखना, अभी सितंबर चल रहा है ना, तो ये किस पर, दक्षिण पश्चिम मानसून पर डिपेंड है। खरीफ की फसल है बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। गर्म और शुष्क जलवायु है, सूखा सहन करने में समर्थ है। बाजरा उत्पादक राज्य में राजस्थान टॉप पे है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा में और राजस्थान में सर्वाधिक। मक्का की बात करें तो ये खाद्य और चारा फसल दोनों में आता है। कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट बनता है कि मक्का खाद्य और चारा फसल है। ठीक है, शुष्क जलवायु है। पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में मक्का होता है। कर्नाटक, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में विशेषकर होता है, और पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है। इसी प्रकार दालों की बात करें तो आजकल तो आप जानते हो दालों को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे एमएसपी से जुड़े, आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखना आप। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, मुरनाल सर के आपने यदि देख लिए, मैं तो वो उन्हीं को फॉलो करता हूँ। बाकी आपने कोई इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर कहीं से इकोनॉमिक्स पढ़ाओ तो वो आपकी मर्जी है, तो वहाँ से सब एकदम कवर हो जाता है। दालों में देखें, ये फलीदार फसलें प्रोटीन के स्रोत हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी योगदान देते हैं, आप जानते हो। फिर मृदा की जो बोलते हैं उपजाऊपन बढ़ता है। प्रमुख क्षेत्र दक्कन पठार, मध्य भारत, उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है। 11% भाग में दालें होती हैं। दालों में सर्वाधिक यदि बात करें चना की, चना इंपॉर्टेंट है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, और ये रबी की फसल है चना, याद रखना, सर्दियों में होता है। और एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा अरहर, और जिसको तुर भी बोलते हैं, इसको लाल चना या पिजन पी भी कहा जाता है। मध्य व दक्षिण भारत में शुष्क क्षेत्र में वर्षा आधारित है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, अन्य है कर्नाटक, गुजरात, एमपी। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, आप पीडीएफ फाइल पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। तिलहन जैसे है 14% भाग पे होता है। और तिलहन फसलें कौन सी है? मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन। कई बार ये भी आ जाएगा कि तिलहन में आता है, दलहन में आता है, कई लोगों की कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखने को, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी किस में आता है? तिलहन में आता है। मूंगफली की यदि बात करें तो भारत विश्व में 20% के आसपास मूंगफली उत्पादन करता है, और शुष्क प्रदेश में होता है। मूंगफली किस में? खरीफ फसल में आती है, याद रखना इसको, खरीफ फसल में आते हैं। और ये मूंगफली वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ काली मिट्टी है, कपास के पास में होती है। ठीक है, वर्षा आधारित है। और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ मूंगफली क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ की बात करूँ, राजस्थान की और गुजरात की बात करें, तो खरीफ की फसल में आता है। लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना, ठीक है आपको। उत्पादन गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होता है। तोरिया, सरसों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आप इस साल देखा आपने, सरसों के भाव ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब इनका प्राइस काफ़ी बढ़ गया। इस साल अच्छा किसानों को फायदा हुआ। ये बात अच्छी है कि इस बार किसानों को सरसों का अच्छा मूल्य मिला है। ठीक है, इस बात से हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पहले क्या था, सरसों 4,000 रुपये या 5,000 रुपये पर क्विंटल बिक रही थी, और इस साल 7,000 और 8,000 तक मतलब गया है प्राइस, और आगे समय भी रहने वाला है। ठीक है, तो राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये किस में आते हैं? तिलहन में आते हैं। ये एक तरह से सरसों जैसे ही होते हैं, सभी जो जितने प्रोडक्ट हैं ये
जितनी फसलें, राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा। ये आया है क्वेश्चन ऐसे, तोरिया वाला ये क्वेश्चन आया है कि ये मतलब दाल है, क्या है, चारा फसल है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले। स्टेटमेंट ऐसे बनेंगे तो आप इसको निकाल लोगे आराम से। तारामीरा एक बहुत अच्छी फसल है। तारामीरा वैसे तिलहन फसल है, सरसों जैसा होता है तारामीरा, लेकिन तारामीरा की एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, ये बहुत कम पानी में होता है। जैसे इसको 1-2 बार भी पानी दे दिया या वर्षा हो गई ना, तो तारामीरा उगाता है। इसको ज़्यादा सिंचाई नहीं चाहिए, ठीक है। पीले कलर का एक दाना होता है, सरसों जैसे काली कलर की भी होती है, सरसों पीली भी होती है, ठीक है, लेकिन तारामीरा पीले कलर का एक दाना होता है। देखना नेट पे जानना हो तो, तारामीरा अच्छा फसल है, ये भी उगाया जाता है हमारे यहाँ। तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। ये रबी वाली फसलें याद रखना, जितनी भी ये फसलें यहाँ पे, राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये क्या रबी की फसलें। और भारत में मध्य भारत या ठीक है, उत्तरी पश्चिम रबी की फसल है। पाला सहन नहीं कर सकते, ये बात सही है कि सर्दियों में जब भी हमारे यहाँ पाला गिरता है या मतलब ठंड ज़्यादा रहती है ना, तो सरसों की दिक्कत आने लगती है। सरसों की जो फलियाँ होती है, जैसे सरसों का पौधा ऐसा होता है ना, तो उस पर जो फलियाँ लगी रहती है, जैसे फलियाँ लगी रहती है ना, वो फलियों पर पाला जमने लगता है, तो उसका जो अंदर का दाना होता है वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है फिर। तो ये भी अच्छी बात है, याद रखना इसको आप। मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको बता भी दिया है। इसके अलावा उत्पादन में राजस्थान में सर्वाधिक होती है सरसों, हरियाणा, एमपी, पंजाब। अन्य तिलहन फसलें कौन सी है? सोयाबीन और सूरजमुखी। सोयाबीन महाराष्ट्र, एमपी में सर्वाधिक है। सूरजमुखी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ज़्यादा है। इसके अलावा रेशेदार फसलों की बात करें तो यहाँ कपास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कपास किस कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है, याद रखना। उष्ण कटिबंध फसल है, अर्धशुष्क क्षेत्र में होता है, खरीफ की प्रमुख रूप से फसल है। और भारत में छोटे रेशे वाली कपास जो भारतीय कपास है, और लंबे रेशे वाली कपास जो अमेरिकन कपास है, दोनों प्रकार की कृषि यहाँ पे होती है। अमेरिकन जो कपास होती है ना, उत्तरी पश्चिमी भारत में उगाई जाती है। और जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में भी इसको एक समय उगाया जाता था, आजकल तो मैंने नहीं देखा इसको, लेकिन जिसको नरमा बोलते हैं, एक समय इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता था, लेकिन आजकल तो मैंने देखा नहीं है इसको। अपने आसपास के खेतों में पहले देखता था, बचपन में देखा है, लेकिन अभी तो नहीं देखा। तो नरमा याद रखना, नरमा कपास को ही बोलते हैं। कपास की एक किस्म है जो अमेरिकन कपास का प्रोडक्ट है या किस्म है, ठीक है। कपास फूल आने पर इसमें इस समय क्या चाहिए? खुला आकाश चाहिए, बादल रहित आकाश होना चाहिए, अदरवाइज इसमें कुछ फंगस वगैरह या कुछ समस्या आने लगती है, ठीक है। भारत में कपास उत्पादन चीन के बाद में सेकंड स्थान है। और मुख्य उत्पादक राज्य में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। जूट की बात करें तो जूट ज़्यादा पानी चाहिए तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी भाग में होगा। व्यापारिक फसल है, और भारत में विश्व का लगभग 60% मतलब सर्वाधिक ही होता है। फिर पश्चिम बंगाल और असम, बिहार में यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। अन्य फसलों में गन्ना है, जो कि उष्णकटिबंधीय फसल है, वर्षा पर निर्भर है और आर्द्र उपाद्र जलवायु में होती है। कपास, जूट का आप ये क्षेत्र देख लेना, ठीक है। जूट का तो आप जानते हो इसी रीजन में होगा जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए, नदियों का पानी होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कपास तो देखो यहाँ से लेकर इस रीजन से लेकर कपास अच्छा खासा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा गन्ना, गन्ने का इसमें दिया गया है। देखो गन्ने वाला चैप्टर मुझे 10th क्लास में वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, वहाँ से कुछ आए थे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इस पीडीएफ के साथ में एक काम कर सकते हो आप, मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो मैंने 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाई उसमें कृषि वाला चैप्टर पढ़ लेना, या देखना कौन सी क्लास में, 9th में, 10th में, आप चेक कर लेना एक बार। और इसके साथ मैं वो पीडीएफ जोड़ दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसी के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, एग्रीकल्चर वाली। तो वहाँ से भी कृषि वाला ये टॉपिक जोड़ के आपके कई क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे पक्का, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हुआ, साउथ इंडिया में गन्ने का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो चीनी मिलें हैं यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। उसमें कुछ कारण भी बताए थे कि गन्ना का प्रोडक्शन यहाँ पे साल भर होता है। इसमें गन्ने की जो फ्रक्टोज क्या आता है, उसमें चीनी की जो मात्रा वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे चीनी बनती है। तो यहाँ पे गन्ने वाला रीजन हो गया कि यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अलावा चाय वाला इंपॉर्टेंट है कि जो ये रोपण कृषि में आता है, याद रखना। चाय, चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन होता है। और उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंध की जलवायु में चाय ज़्यादा होती है। इसके लिए थोड़ा ढलान वाला क्षेत्र चाहिए, और मिट्टी भी ऐसी थोड़ी सी क्या होता है, आप जानते हो कि अफवाह वाली मृदा होनी चाहिए, जिसमें पानी का आसानी से अफवाह हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, पानी रुकने लग जाएगा तो चाय की जो जड़ें होती है सड़ गल जाती है, और फिर खत्म हो जाएगा पौधा। भारत में सर्वप्रथम असम ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का उत्पादन शुरू हुआ था। और भारत में वर्तमान में यदि देखें तो पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट, नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियों में, जहाँ पे तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पे वर्षा अच्छी होती है। वर्षा भी अच्छी होती है, लेकिन पहाड़ी ढलान वाला एरिया है ना, वहाँ पे चाय के बागान होते हैं। इसके अलावा और भी है, मतलब हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ रीजन है, लेकिन इतना प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता है। असम और तमिलनाडु में भी चाय अच्छी होती है। कॉफी के अंदर आप देख सकते हो उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि में आता है। और इसमें ये क्वेश्चन इस साल देखा था मैंने एग्जाम में, इस साल सीडीएस या सीपीएफ के एग्जाम में। तभी तो बोल रहा हूँ कृषि वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ से होने वाला आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें भारत में अरेबिका किस्म की उत्पादन अधिक होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है। अन्य राज्य तमिलनाडु, केरल, ठीक है। और इसमें आप चाय कॉफी के देख सकते हो, मतलब चाय कहाँ पे, चाय तो इस रीजन में देखो,
चाय इस रीजन में काफ़ी है, चाय इस रीजन में काफ़ी है, ठीक है। और चाय यहाँ पे भी होगी शायद, इस रीजन में भी होगी। कॉफ़ी भी यहाँ सब सर्वाधिक यहाँ पे, बाबूदुन की पहाड़ी यहाँ इधर, ठीक है। तो ये लेसन बहुत अच्छा मेरे हिसाब से रहा है। पसंद आ रही है इनको लाइक शेयर करते रहना यार, अपने दोस्तों को बताओ कि अच्छी आप हिंदी मीडियम आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सकता है, वो भी फ्री में डेली बेसिस पर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेसन में।